तो ऐसा क्या आखिर हुआ कि आप उनको सपोर्ट करने के बजाय आप उनके खिलाफ बगावत पे उतर गए? देखिए, इसका यदि आप दिल से पूछना चाहेंगे तो इसका उचित जवाब पहले आप उनसे पूछिए। चूंकि उन्होंने, हम तो शांति से घर बैठे हुए थे, हाँ? हम कितने परेशानी से इधर हम परेशान थे, हाँ? किसके चलते, किसके वजह से और क्यों परेशान थे, वो भी जाकर के सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक, और जैसा मैंने आप तमाम दर्शकों के साथ शेयर किया था हमारे सोशल मीडिया पे कि मैं एक एपिसोड तैयार कर रहा हूं और इस एपिसोड का नाम है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। उस एपिसोड का जो पहला भाग था वो आपने देख लिया। अब दूसरे भाग में देवघर की युवा शक्ति अभिषेक आनंद झा, जिनका टैग लाइन है नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए विचार। राजनीति इनके खून में है। कैसे इस गोड्डा लोकसभा को वो जीतने के लिए फील्ड में उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, सारी बातें हम उनसे करेंगे। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जोहार, आदाब, जय शिव। जय शिव। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप इस लोकसभा चुनाव में खुद को कहां पाते हैं? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में मैं खुद को कभी भी मैं एक नेता के रूप में नहीं पाता हूँ। मेरा पहले दिन से मेरा एक ही चीज कहना है कि बहुत हवा हवाई नेता को गोड्डा लोकसभा ने झेल लिया। अब गोड्डा लोकसभा को नेता नहीं, बेटा चाहिए। और मैं अपने आप को वहां पे 100% पा रहा हूं। एक्चुअली कई प्रत्याशियों से हमारी बात हुई और उन प्रत्याशियों की बात में मुझे ज्यादातर बाहरी और गंगा पार उसकी झलक मुझे बहुत ज्यादा दिखी कि बाहरी है इसलिए उसको भगाना है। उनका मोटो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया कि अगर बाहरी है तो उसको हटाना है तो क्यों हटाना है, आपका मुद्दा क्या है। आप अगर जीतते हैं तो आप गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए आप क्या करेंगे। तो जब इस युद्ध क्षेत्र में अब आप उतर रहे हैं तो क्या क्या मैनिफेस्टो है, जनता के बीच आप क्या क्या लेके जाएंगे, आपकी चुनावी पोटली में जनता के लिए क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बाहरी या गंगा पार इस तरह का मेरे साथ जितने भी नौजवान वर्ग युवा साथी हैं, इस तरह का कभी भी कोई भी स्टेटमेंट मेरे तरफ से ना आया है ना आएगा। विगत 15 वर्षों से एक बाहरी को हम लोगों ने सांसद बनाया, ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही चीज है कि ना आप किसी कार्यकर्ता का सुनते हैं, ना आप आम जनता का सुनते हैं, तो आपको जनता वोट क्यों दे। विगत 15 वर्षों से प्रदीप यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ क्या है, वो एक समुदाय तक सीमित है। चुनाव लोकसभा का समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो पुड़ैया हाट तक सीमित हो जाते हैं। इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। 15 साल इनका भी लोगों ने देखा, प्रदीप यादव जी का भी देखा, निशिकांत जी का भी देखा, प्रदीप यादव जी का भी देखा। देख करके थक करके उन लोग को चाहिए कि नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया, अब नेता नहीं चाहिए, अब बेटा चाहिए कि 12 बजे रात को कान पकड़ कर जो काम बोले वो करे। तो 15 साल तक मतलब जनता बदलाव सोच रही है, इसका मतलब कि जनता के नजर में विकास नहीं हुआ है 15 साल। देखिए, विकास की जो भी बात कर रहे हैं कि या अपने आप को विकास पुरुष कहलवा रहे हैं, यदि आप आज के दिन में गांव जाइए, हर एक गांव में आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी सिर्फ और सिर्फ वही बिजली, सड़क, पानी की समस्या है। मैं जहां जहां दौरा कर रहा था, हर एक गांव में अप्रोच रोड, मेन रोड से अप्रोच रोड नहीं है, पानी की समस्या है, नाले की समस्या है। तो इसके लिए जनप्रतिनिधि ही ना जिम्मेवार होंगे या कोई और होगा। ये चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद किसी से कोई संपर्क नहीं करते हैं, इनसे कोई मिलने के लिए आता है। कल सातर का एक गांव में, वहां मैं गया हुआ था, वहां एक व्यक्ति हमसे मिले, उसका किडनी जाकर के फेल हो गया है। वो सब जगह गया, सांसद महोदय के पास भी गया कि मेरा किडनी फेल हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपका सांसद निधि 5 करोड़ रुपया आपको हर एक वर्ष मिलता है, 25 करोड़ रुपए एक टर्म में मिलता है, वो आपका लैप्स कर जाता है, लेकिन आप इन चीजों का मदद आम जनता के लिए नहीं करते। वो आपका बपौती चीज नहीं है, वो जनता का चीज है।
कोरोना जैसे महामारी में आपने कितना रुपया खर्च किया? 2019 से लेकर 2024 का यदि आप उनका जाकर के सांसद निधि का निकाल करके देख लीजिए तो 1 रुपया भी उन्होंने खर्च नहीं किया है। उसके पहले उन्होंने किस पे खर्च किया? 2014 से 19 के बीच में पोर्टेबल विवाह भवन, कितनी विवाह हुई है उसमें? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का आप मुद्दा अड्डा बना करके रखे हुए हैं। उसके पहले यदि आप देखने जाएंगे तो 2009 से 14 के बीच में तो सोलर लाइट यहां से बासुकीनाथ तक जो लगा था, कितना लाइट जला हुआ है। आप एक बार आप चौथे स्तंभ है, आप एक बार जाकर के देखिए कितनी लाइट जल रही है। कोरोना काल की, कोरोना दौर की आपने बात की। कोरोना के दौर में जब सभी जगह दर्जनों के भाव में पब्लिक मर रही थी, उस दौर में हमने ये देखा कि काम तो किया है निशिकांत दुबे ने। क्या किया? वैक्सीनेशन से लेके इतने इतने लोगों को बाहर से छुड़ा के लाना। और वैक्सीनेशन जो है, यदि आप दो चीजों पर बात करेंगे, एक स्थानीय सांसद होने के नाते उन्होंने क्या किया और एक मोदी जी ने क्या किया, ये दोनों अलग चीज है। उस पर फिर हम लोग का डिस्कशन अलग डेविएट होगा। स्थानीय सांसद होने के नाते कितने लोग भूख से मर रहे थे, कितने घर में उन्होंने राशन पहुंचाया है? कोरोना काल में से पूछें, कोरोना काल में जहां तक हम लोगों के पास भी जो डाटा था, कोरोना काल में उन्होंने काफी हेल्प किया है लोकल जनता का। डेटा पर खेलना अलग चीज है। यदि आप डेटा पर आएंगे तो आज के दिन में वो सबसे पहला दावा करते हैं कि एयरपोर्ट मेरे चलते आया है। उस डेटा को सीधे मैं खुला चुनौती देता हूं, क्योंकि यदि आप इस पर आएंगे एयरपोर्ट पर तो उसका शिलान्यास यूपीए गवर्नमेंट के समय हुआ है और इसका श्रेय ना कांग्रेस ले ना बीजेपी ले। एयरपोर्ट यहां सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ के चलते आया है। यदि यहां पर मिसाइल सेंटर नहीं बनता तो इसी के चलते यहां पर एयरपोर्ट आया। और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, चूंकि एम्स यहां भी, आज आप दरभंगा का यदि एम्स आप देखने जाएंगे तो वहां दरभंगा में भी एम्स इसी के लिए अप्रूव्ड हुआ है जहां पर एयरपोर्ट रहता है, इसी के लिए, जिसके चलते कि यहां पर एयरपोर्ट आया है। तो आप दिल्ली में बैठ के डेटा के साथ में आप खेलिएगा और आप दिखाइएगा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और मैं बहुत बड़ा विकास पुरुष हूं। आप धरातल पर कहां हैं? मैं एयरपोर्ट छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहाँ का एटीसी कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किसके हाथ में है? उसी से आपको पता चल जाएगा, वो डिफेंस के हाथ में है। एटीसी तो ऐसे भी डिफेंस के हाथ में ही रहता है। पर्टिकुलर आप जैसे आप रांची का देख लीजिए, देवघर का देख लीजिए, एयरफोर्स ही यहाँ देवघर का टैकल कर रही है ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ यहाँ एयरपोर्ट आया है, डीआरडीओ के चलते आया है। चलिए, एक समय था जब निशिकांत जी और आपकी दोस्ती के चर्चे थे। नहीं, मेरी और उनकी दोस्ती के चर्चे नहीं थे। उनको मैंने हर हमेशा बड़ा भाई का दर्जा दिया था, बड़ा भाई के रूप में। वही दोस्ती, वही मैं बता रहा हूँ, उनका मैंने सम्मान किया। हाँ, तो मतलब दोस्ती ऐसी थी कि लोग कसम खाते थे कि भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो जैसा वो राम लक्ष्मण की जो जोड़ी दिखती है वैसी जोड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा क्या आखिर हुआ कि आप उनको सपोर्ट करने के बजाय आप उनके खिलाफ बगावत पे उतर गए? देखिए, इसका यदि आप दिल से पूछना चाहेंगे तो इसका उचित जवाब पहले आप उनसे पूछिए, क्योंकि उन्होंने, हम तो शांति से घर बैठे हुए थे, हम कितने परेशानी से इधर हम परेशान थे, किसके चलते, किसके वजह से और क्यों परेशान थे वो भी जाकर के सब कुछ जानते हैं। उसके बाद भी हम घर बैठे हुए थे, कुछ मेरे बड़े भाई, कुछ मेरे अंकल, कुछ पत्रकार मित्रों के बीच में उन्होंने कुछ हल्का स्टेटमेंट दिया। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज का उजागर वो करें कि मैंने उनके साथ क्या गलत किया है, और इस चीज का भी उजागर वही करें कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या गलत किया है। एक बार पहले उनसे पूछिए, पहले वो उसका जवाब दें, और नहीं तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। 15 साल के इस विकास के चक्रव्यूह को आप भेदने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? आपकी रणनीति क्या है? विकास किसकी विकास? उनका व्यक्तिगत विकास या आम जनता का विकास? आप किस विषय पर बात कर रहे हैं? मैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्या विकास? जो पब्लिक जान रही है, जो पब्लिक बोलती है कि नहीं विकास पुरुष उनको नाम दिया गया। देखिए, हमने और आपने उनको विकास पुरुष नाम नहीं दिया है, जनता ने नाम दिया है उनको विकास पुरुष। बिल्कुल नहीं, जनता ने नाम नहीं दिया है, बिल्कुल जनता ने नाम नहीं दिया है। जनता जाती है और जनता के साथ में क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे अधिक कार्यकर्ता के लिए लड़ने वाला मैं व्यक्ति हूं। जब मैं उनके साथ था सबसे अधिक मैंने उनसे लड़ाई किया है। मधुपुर के सैकड़ों कार्यकर्ता इसके गवाह हैं, देवघर के सैकड़ों कार्यकर्ता इसके गवाह हैं। अब यदि हम
चार आदमी को बैठा करके और अपने आप को विकास पुरुष कहवा दें। हाँ, व्यक्तिगत विकास उनका हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 2009 से लेकर के आज तक यदि देखा जाए तो व्यक्तिगत विकास उनका कई गुना हुआ है। आम जनता का क्या विकास हुआ है? इस पर जरूर ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। 15 वर्ष तक छोटे भाई के रूप में जाकर के उनके साथ खड़ा रहा हूं। आम जनता का क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है और उनका कितना विकास हुआ है, उस पर एक बार वो जरूर प्रकाश डालें। ये मेरा व्यक्तिगत उनसे आग्रह होगा। एक राजकुमार की तरह जिंदगी बसर करने वाले अभिषेक आनंद झा, जब चुनावी क्षेत्र में गली मोहल्ले और इस गर्मी चिलचिलाती धूप में जब आप जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? देखिए, यदि मेरे विषय में यदि कोई कहता है कि राजकुमार के रूप में ना, तो उसकी गलतफहमी है। ये मेरा दोस्त है, पेशे से हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। मेरा रांची वाला फ्लैट में पूछ लीजिए, हर एक रूम में एसी लगा हुआ है, लेकिन मेरे बेडरूम में एसी नहीं लगा हुआ है। आप मेरे घर पे चलिए, मेरे कोठी में, हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम में हम एसी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हर हमेशा, ये कहने का चीज नहीं है कि सादा जीवन और उच्च विचार, जो कहने का नहीं, हम उस तरह का कोई भी हाई फाई लाइफ जीते ही नहीं है। और इसी के लिए जितने मेरे नौजवान साथी हैं, वो मुझे जाकर के आज के दिन में अपना भाई, अपना मित्र मानते हैं और अपने आप को सब कोई कहते हैं कि मैं अभिषेक झा हूं। आप काफी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। आपकी मेहनत और आपकी लगन से अगर आप इस चुनाव को जीत लेते हैं, ऑब्वियसली जब खड़े हैं तो जीतने के लिए आप खड़े होंगे। बिल्कुल। अगर आपने मेहनत और लगन से इस चुनाव को अगर आप जीत लेते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा जनता के लिए? मतलब आपका मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या शामिल किया? देखिए, सबसे पहला तो मैं कोई मैनिफेस्टो नहीं बना रहा हूं, मेरा सिर्फ एक वचन पत्र बन रहा है, जिसके लिए मैं कल या परसों संभवतः मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा स्थानीय मुद्दों को लेकर, कि जो सांसद निधि जो है वो सबसे पहले कंप्लीट जगह गोड्डा लोकसभा की जनता को समर्पित होगी। उसमें मैंने एक चीज और मेरे वचन पत्र में मैंने दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया सिर्फ सैलरी के रूप में लूंगा। जो मैंने सोचा है, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया सैलरी के रूप में लूंगा। बाकी जो भी सांसद का वेतन होता है या सांसद को जो भी जिस तरह का राशि प्राप्त होता है व्यक्तिगत, उनके लिए वो टोटल का टोटल पैसा सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य से जितने भी लोग पीड़ित हैं, जो आर्थिक रूप से काफी दबे कुचले हैं, उनके लिए वो पैसा लगेगा। उसमें एक चीज और है कि सांसद का रिकमेंडेशन 2009 से 14 के बीच में हर हमेशा इनके साथ हमारे माननीय सांसद निशिकांत जी के साथ लड़ाई होती थी कि रेलवे का रिकमेंडेशन को लेकर, कि पास बनवाना है, ये करना है, वो करना है, जिसमें शिबू दा, मोती भैया, संजय यादव जी, ये लोग सब कुछ जाकर रहते थे। उसका लास्ट में हम ही आगे बढ़ के कहते थे कि साइन कीजिए। तो ये सब चीज जो रहेगा वो टोटल सुगम रहेगा। हर सबसे पहला हर एक विधानसभा वाइज सांसद कार्यालय खुलेगा, कि किसी को भी सांसद के पास आने का जरूरत नहीं है। वहां पर वो अपना शिकायत दर्ज करेंगे, 24 से 48 घंटा के अंदर में उसका रिजल्ट उनको प्रोवाइड होगा। पहले इसको विधानसभा वाइज करेंगे, उसके बाद प्रखंड वाइज करेंगे, उसके बाद इसको पंचायत वाइज करेंगे। इस तरह का कुछ कुछ जो भी आज जो मिल रहे हैं, चूंकि हम भी एक जनता है, हम ये चीज हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। तो इसमें जो चीज बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, मतदाता, माता बहनों सबसे पूछ के जो चीज आ रहा है, वो मैंने अपने वचन पत्र में डालने का निर्णय लिया है। और ये कल से परसों तक तमाम मीडिया बंधुओं के सामने में मैं लेकर के आ रहा हूँ। जो मुझे अभी तक अनुभव हुआ, जो अनुभूति हुई, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप देवघर से हैं और देवघर के पंडा समाज से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ के मंदिर से रिलेटेड या उसके आसपास के लोगों के लिए उस तरीके से कुछ आपने तैयार किया है, कुछ प्रायोरिटी पे? देखिए, सबसे पहला एक चीज के लिए, क्या देवघरिया सब सिर्फ और सिर्फ जब बांका लोकसभा में थे या फिर उससे कट के गोड्डा लोकसभा में आए, देवघर वासी सब सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं। देवघर कब प्रतिनिधित्व करेगा लोकसभा में? सबसे पहला तो एक सवाल है। आज टोटल देवघरिया से मैं अपील करना चाहूंगा कि सब जात पात सब से उठ करके सबसे पहले देवघरिया होने का सर्टिफिकेट दीजिए और अलमारी छाप पर सबसे पहले वोट दीजिए। जहां तक आप बता रहे हैं पंडा समाज से मैं आता हूं,
पंडा समाज ही सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। 2021 या 22 में माननीय सांसद जी का एक आया था प्रेस रिलीज, शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर में भी उन्होंने डाला था कि पर्यटन विभाग के साथ उनका मीटिंग हो गया है और उसके बाद कॉरिडोर यहां बनेगा बनारस के तर्ज पर। कल फिर हम क्षेत्र दौरा में ही थे, उसी समय मेरे एक मित्र ने हमको दिखाया कि सांसद महोदय ने कहा कि अब कॉरिडोर यहां नहीं बनेगा। तो ये कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे, इनकी कथनी और करनी में आकाश और जमीन का अंतर है। वोट लेने के लिए जो बोलना है बोल दो, वोट ले लिए, सांसद बन गए, उसके बाद अब हमको क्या करना है वो हम समझेंगे। इन चीजों में इनको सुधार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के आजादी के बाद पहले बार कोई ऐसे जाकर के प्रत्याशी जनप्रतिनिधि को देखें कि वो बोल रहे हैं क्या कि नहीं, मैं वोट नहीं मांगूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, कहीं चाय पिलाऊंगा, कहीं ये करूंगा। एक स्टेटमेंट किया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट तुरंत उसके बाद देख लीजिए कि सब परिवार पूरे जाकर के कहने में सबको लग गए हैं दिलो जान से वोट मांगने के लिए। तो भैया आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं, एक चीज पर तो स्टैंड कीजिए। अब इस इंटरव्यू को अंतिम मोड़ देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहें तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, खास करके नौजवान साथियों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बार नेता मत चुनिए, बेटा चुनिए। क्योंकि मैं सांसद बन के आऊंगा तो जितने मेरे नौजवान साथी हैं, जितने मेरे भाई हैं, सब अभिषेक झा होंगे और मेरे ऊपर में गर्दन पे चढ़ के वो अपना काम करवा सकते हैं, ये इन लोगों से नहीं करवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।